गुड इवनिंग मैम। शैलजा, गुड इवनिंग। मैम हाँ जी, बोलो बोलो। मैम मेरे ना वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ना एक 3-4 तरह के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा दोगे एक बार? हाँ हाँ, डेफिनेटली क्लास के बाद कराऊंगी। ठीक है मैम। अभी मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूँ, है ना। देखो, प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजर जो क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उठा के प्रोबेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है वी कैन से कि 50% हमें प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है हमारे। हमने ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी। मैम हाँ जी। मैम मैंने ना पिछली क्लासेस नहीं लगवाई क्योंकि मैं ना अभी रिकॉर्डेड ही देख रही हूँ। मुझे रोज से नहीं लगवा पाती मैं ये वाली क्लासेस। मैंने पूछना था कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चैप्टर के लास्ट में कराते हैं जब हाँ कंप्लीट हाँ हो जाता है? बिल्कुल। मीन्स अगर मैंने वो देखनी है तो फिर मैं एंड पर जाकर ना वीडियो के वो वहां से देख सकती हूँ। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एंड में ही है। साथ साथ अगर कोई डिस्कस हो भी जाए तो कोई ऐसा नहीं कि साथ साथ डिस्कस नहीं होता। अभी स्पेशली जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है ये तो मैं बाद में ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं साथ साथ क्या कर रही हूँ ना, बुक से करा रही हूँ आपको। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब बुक से ज्यादा आए हुए हैं चैप्टर्स। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ ठीक है। वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हम प्रोबेबिलिटी किसी, सबसे पहले वो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो वही हो गया जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इवेंट क्या होता है, जो आउटकम्स आती हैं, आउटकम्स आती हैं। अच्छा, इक्वली लाइकली क्या होता है, इक्वली लाइकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइस फेंकी या मैंने एक कॉइन टॉस किया जिनके आने के तो चांसेस इक्वल इक्वल हो। हाँ, यहाँ पे हेड और टेल आने के जो चांसेस है वो इक्वल इक्वल है। जितनी प्रोबेबिलिटी हेड की आने की उतनी टेल की है। कोई खोटा सिक्का तो है नहीं। इट इज अनबाइज्ड कॉइन, इट इज अनबाइज्ड कॉइन। अगर मेरे पास बाइज्ड कॉइन हो, बाइज्ड मतलब कि मतलब मान लो ऐसा सिक्का है जिसपे टेल आने की चांसेस ज्यादा होते हैं या दोनों साइड टेल ही लगा हुआ है उसपे, तो उसको बाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, अनबाइज्ड कॉइन में हमारे पास डाई आ जाए तो उसमें हर इवेंट के आने के इक्वल चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स के बाद आता है मेरे पास एग्जॉस्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पेपर में एग्जॉस्टिव से क्वेश्चन आया हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से। चाहे आपको ये दोनों क्वेश्चन साइंस या मैथ्स के पेपर में ना मिले, पर ये लेक्चरर कैडर या मेरिटोरियस वाले पेपर्स में आया हुआ है, तो अगर वहां आया हुआ है तो आपको भी आने के चांसेस हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल डाइस के केस में जो 1 2 3 4 5 6 ये वाला सेट है, ये एग्जॉस्टिव है। क्यों एग्जॉस्टिव, आप किसको कहोगे एग्जॉस्टिव, जिसमें सारे ही इवेंट आ जाए एक मतलब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, सारे आ जाए ऑल। ठीक है, और अब जैसे मैं आपको कहूँ डाइस के केस में कमिंग अप 2 4 6 these events are exhaustive or not? No, ma'am. It is not exhaustive. Why? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है मेरे पास इवेंट्स नहीं आ रहे। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने इवेंट्स बनते हैं अगर वो सारे आ जाएं तो एग्जॉस्टिव होता है, अगर ना आए तो नॉट एग्जॉस्टिव होता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, अब जैसे डाइस में जो 1 2 3 4 5 6 का आना है
वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं? यस है। क्यों? जब 1 अकर होगा तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो जब एक अकर कर रहा है तो तब दूसरा साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं क्या कहूंगी? इन डाइस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिमिलरली इन कॉइन, कॉइन में जो हेड टेल आएगा दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एज वेल एज एग्जॉस्टिव। क्यों? कॉइन के दो ही आउटकम थे, वो मेरे पास आ गए। दैट्स व्हाई आई वुड से कि दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, में ये कि एग्जॉस्टिव में तो सारे एक साथ अकर करें और इसमें एट ए टाइम एक ही करे। इसमें ये देखना है कि आपस में इंटरसेक्शन 5 होनी चाहिए। एक ही टाइम पे दो चीजें अकर ना करें। जब हेड कर रहा है तो टेल आए, जब टेल कर रहा है तो हेड ना आए। मैम एग्जॉस्टिव इवेंट तो हो गया मतलब कि सारे का सारा हम कह सकते हैं सैंपल स्पेस हाँ, ये लगा लो बस आप, है ना। वो याद रखने का तरीका है। ठीक है, याद रखने ठीक का है, तरीका है कि सारे आउटकम, पॉसिबल आउटकम आ जाने चाहिए एग्जॉस्टिव में। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो हो गया जिनकी इंटरसेक्शन 5 हो जाए। 5 हो जाए, मतलब जब एक अकर करेगा तो दूसरा नहीं आ सकता, जब दूसरा अकर करेगा तो पहला नहीं आ सकता। ठीक है मैम। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मैं फिर से स्ट्रेस दे के कह रही हूँ कि ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्के में ना लेना कि चलो डेफिनेशन ही तो है, ये दोनों चीजों को हल्के में ना लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। या मैम तो हम ये बोल सकते हैं कॉइन के केस में या डाइस के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन टी जो है वो 1 होगा और एच इंटरसेक्शन टी जो होगा वो 0 होगा, मतलब जो हम एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या तो 0 होगी या 1 या उसके बीच में होगी। ना तो 0 से कभी कम होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो एन क्या है आपके पास? फेवरेबल केसेस है। तो टोटल अगर आपके पास है एम केसेस, तो एन माइनस एम, सॉरी एम माइनस एन कितना हुआ? एम माइनस एन क्या हुआ मेरे पास? फेलियर्स नहीं हुए? बताओ, अगर मेरे फेवरेबल केसेस एन हाँ है, जी मैम। टोटल एन है, तो उसमें ये बताओ फेलियर कितने हुए? मैम एम माइनस वन हो गया। m माइनस n नहीं हो गया मैम। ऑड्स इन फेवर निकालते हैं, एक हम निकालते हैं ऑड्स इन अगेंस्ट। एक मिनट रुकना है। ऑड्स इन फेवर में क्या होगा? जितने मेरे पास फेवरेबल केसेस हैं वो एन है, नीचे उसके क्या लिखने हैं? फेलियर्स लिखने हैं। फेलियर्स कितने आए मेरे पास? एम माइनस एन। और फिर अगेंस्ट में क्या आएगा? पहले फेलियर्स आएंगे, नीचे फेवरेबल केसेस आएंगे। नोट कर लो इसको। एन फेवरेबल थे, एम टोटल थे, एम माइनस एन कितने हैं? फेलियर। तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट का ये फॉर्मूला होता है। मैम इस तरह तो ऑड्स अगेंस्ट वाला ये है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा ना। एक मिनट जितेंद्र, जरा मैं एक मिनट क्रॉस वेरीफाई कर लूं। एन यहाँ पे फेवरेबल है, एन माइनस एम अनफेवरेबल है।
ये पता नहीं गलत लिखा हुआ है, ये क्या है? एक मिनट। odds in favor ratio of number of favorable cases, फेवरेबल ही लिखे है ना हमने, टू द नंबर ऑफ फेलियर्स। ठीक है ठीक है ठीक है। odds in अगेंस्ट में ऊपर अनफेवरेबल आएंगे, नीचे फेवरेबल आएंगे। ठीक है, हाँ बोलो क्या कह रहे थे जितेंद्र, क्या और कह रहे हो? की वैल्यू फिर 1 से ग्रेटर हो जाएगी। क्यों, बोलो कैसे? मैम अगर ऊपर की वैल्यू 1 से लेस होगी तो ये तो 1 से ग्रेटर ही हो जाएगी ना, ये उसका ये और पॉइंट है। देखो ऑड्स इन फेवर, अगर टोटल केसेस तुम्हारे पास m है, ठीक है, हाँ जी उससे कम कम वाले ही फेवरेबल होंगे ना। मैम, हमने मान लिया चलो हमारे पास टोटल 50 केसेस, उसमें 10 फेवरेबल है, तो 10/40 आ गया। हाँ और अगेंस्ट का केस होगा 40/10। हाँ, ये तो कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। ठीक है मैम। यहाँ पे ऑड्स इन फेवर और अगेंस्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही। ठीक है मैम। एक आगे लिखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें पता है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को बाहर से माइनस कर देंगे। दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको क्या कहते हैं, नॉट ई। दो बटा सात। कर लो, सारे कर लो, एक बार दिमाग लगाओ। देखो हमें पता है कि अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, और जनरली हमारे पास ऑलरेडी 52 संडे होते ही हैं। तो लीप ईयर में क्या होता है, जो 52 संडे होते हैं 365 वाले में, डेज वाले में, और प्लस एक एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है। तो 366 वाले में क्या होगा, मेरे पास 52 ही संडे होंगे प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, है ना। अब 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो कुछ भी हो सकते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा कौन कौन हो सकते हैं, अब देखो इसने कहा कि 53 संडे आए, 52 संडे तो आ ही गए हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन है, उसमें हो सकता है कि संडे मंडे आए, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, यही पॉसिबिलिटी है ना। गिन लो ये कितना हुआ, एक मिनट, संडे मंडे हो गया, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो ये कितने बन गए आपके पास, 3 और 3 6 और एक 7। जो ये 2 एक्स्ट्रा दिन है वो इनमें से कोई हो सकता है। अब देखो 53rd संडे कब बनेगा, एक तो इस केस में बनेगा, तब तीसरा संडे आ सकता है, या फिर इस केस में। तो आपके पास
कितने फेवरेबल केसेस हैं? 2। कितने वाले में से, आउट ऑफ कितने केसेस में से? 7। तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। मैम ये 2 क्यों प्लस किया? क्या 2 यहाँ +2 का मतलब है कि 2 और दिन है ना, 366 लीप ईयर। ये मेरा लीप ईयर है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपको 2 रिजल्ट याद रखने हैं, ये टाइम टू टाइम यूज होते रहेंगे। इसके बाद आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इवेंट, किसकी? ए की, और मुझे पता हो कि बी हो चुका है। जो बी है ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन, हो चुका है या हैज बीन अकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन डिवाइड बाय जो नीचे अभी यहीं आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो लिख लो आप। ए और बी क्या है मैम, एक बार बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, पता है कि बी हो चुका है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए, पता है कि बी इवेंट हो चुका है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, ये आएगा फॉर्मूला। दूसरा ए यूनियन बी ओवर एफ। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पता है कि एफ इवेंट हो चुका है, तो आएगा ए ओवर एफ, बी ओवर एफ, ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ। देखो जी, ठीक है। एफ क्या है? वही ए और बी की, हमने ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना शायद आप? ओके एफ मैम। इवेंट में हो चुका है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय बी, ये हो गया फुल सैंपल स्पेस, जिसमें कंडीशन ये है कि बी इवेंट हो चुका है। अब इसका मतलब क्या आएगा? फुल सैंपल स्पेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। अगर ये फुल सैंपल स्पेस है, बी के साथ इंटरसेक्शन लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। काट के कितना आंसर आएगा? 1। तो इसका आंसर 1 होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना हो, पता है कि बी ही हो चुका है, खुद सोचो क्या आएगा? बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पता है कि बी ही हो चुका, तो श्योर इवेंट हो गया ना ये, तो इसकी भी तो 1 ही आएगी। ऐसे नहीं करना तो ऐसे फॉर्मूला से कर दो, दोनों के मैम ये एस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल कैसे आ गया? ये फुल सैंपल स्पेस है ना जतिंदर? हाँ ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, एस क्या है? फुल सैंपल स्पेस है, ठीक है मैम। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जब भी हम कंडीशनल निकालते हैं, वो भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखो क्या हुए। आप ये कह सकते हो कि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जब ए की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड ना करे तो वो इंडिपेंडेंट हो गए ना। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए की तो वो बी पे डिपेंड कर रही होती है जिसमें बी अकर हो गया है, ठीक है, तभी तो ये फॉर्मूला आया, है ना। अब यहाँ पे मान लो ए जो है कोई बी चीज हो चुकी पर उसका ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई इफेक्ट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं आ जाएगी बोलो, क्योंकि ये बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा, है ना। तो ये देखो ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर बाय ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए इंडिपेंडेंट ऑफ बी है, ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही हो जाएगा। तो यहाँ से इंटरसेक्शन कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यही मेन कंडीशन है कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन हम क्या कहेंगे, ए एंड बी नॉट इंडिपेंडेंट। उतार लो जल्दी से, फिर अब क्वेश्चन कराऊंगी बस, अब सारे से रिलेटेड थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गई। मैम बाकी दूसरी प्रोबेबिलिटी को कल कराओगे? नहीं, बायस ऐसा थ्योरम, कुछ बायस नहीं है, थ्योरम, बायस थ्योरम। कराऊंगी आज ही कराऊंगी, ये उतार लो जल्दी से। मैम जो थर्ड फॉर्मूला है जिसमें एस है वो एस होल सैंपल स्पेस में से है। होल सैंपल स्पेस बच्चे, हाँ पूरा सैंपल स्पेस। क्वेश्चन करो। करो जी इस क्वेश्चन को। मैम क्वीन और एस लिखा आपने, क्या कार्ड ड्रॉन क्वीन, क्वीन और एस,
1/2 मैम। हाँ ठीक है। आज पहले ये क्वेश्चन देखो। A card is drawn out from the well shuffled pack of 52 cards. ये मेरे पास क्या है? कि कार्ड ड्रॉन इज इधर अ किंग और अ क्वीन। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कहा कार्ड या तो किंग हो या क्वीन हो। हाँ जी, किंग कितने होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दो पहले आप। इस ये निकालने ई ओवर है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ? जो दोनों में कॉमन आएंगे। हाँ जी, या तो वो किंग हो या क्वीन हो। ये क्या कह रहा है? या क्वीन हो या एस हो। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? कि क्वीन हो, है ना। अब क्वीन। प्रोबेबिलिटी क्वीन की निकाल दो। क्वीन की कितनी आएगी बोलो? 4/52। एक कार्ड निकाला है ना हमने, हाँ जी मैम, 4/52। तो 4C1। एक कार्ड हमने क्वीन का निकाला, प्रोबेबिलिटी के लिए अपॉन टोटल आ गई 52C1। तो इसी को बोलते हैं 4/52 आ गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सिर्फ एफ क्या है? या क्वीन हो या एस हो। क्वीन के लिए कितने चाहिए मुझे? 4C1 या हाँ जी। और लिखा है तो एस। एस कितने होते हैं मेरे पास? 4। 4 ओवर डिवाइड बाय टोटल 52। कितनी आ गई मेरे पास? 52C1। तो 4 + 4 कितने हो गए? 8। 8/52। ओवर 52 दोनों को डिवाइड कर दो। ए 1/2 आंसर। देखो check मैम करो। उसका आएगा 26/36। कितना आ रहा है? 26/36। 13/18 आ गया फिर। हाँ, देखो हाँ 3 रेड 4 ब्लैक 2 ग्रीन बॉल्स हैं। उसने कहा 2 बॉल्स निकालने हैं कि वो डिफरेंट कलर की हो, ठीक है। देखो या तो वो रेड ब्लैक होगी और है तो प्लस का साइन, या ब्लैक ग्रीन होगी या फिर ग्रीन रेड होगी वो बॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल नीचे भी रखना है। अगर आप रेड निकाल रहे हो एक बॉल, तो 3C1 ही आएगा ना, 3 में से एक। ब्लैक कितनी आ गई? 4C1। 4C1 ब्लैक 4C1 4C1 2C1 इंटू 2C1 प्लस ग्रीन और रेड। जब 2C1। ग्रीन कैसे निकालोगे? 2 में से एक निकालोगे ना। ग्रीन 2 में से एक। रेड कैसे निकालोगे? 3 में से एक। तभी काम कंप्लीट माना जाएगा। अब इसके नीचे आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल कितनी हुई? 4 के साथ 7 तो के हुए मेरे पास 9। अब 9 में से मैंने टोटल 9C2। 2 बोले निकाल दिए। 9C2 क्योंकि कॉमन है तो मैं नीचे कॉमन ले लूंगी। 9C2 ऊपर कितना आ गया? 4 की 12, 4 दूनी 8, 6। 9C2 कॉमन है तो 9 8 2 1 36 आ गया। ये आ गया 26/36। तो ये 13/18। 13/18 आंसर आ गया। देखो जी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो।
ठीक है, एक चीज और, अगर मेरे पास ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। मैम अभी किसी स्टूडेंट का ना मैसेज आया है। क्या है? अच्छा, ज्वाइन, नरिंदर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। इसका मतलब क्या होता है, या तो ए हो रहा है, कोई इवेंट ए हैपन और बी हैपन और बोथ हैपन, या तो ए होगा या बी या दोनों होंगे। तो इसको ये नहीं कहूँ कि टोटल में से वो केस घटा दो कि दोनों ही नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ ना, एटलीस्ट वन हैपन। तो टोटल में से वो केस घटा दो जो दोनों ही नहीं हुए। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कराते हैं। अब यही जो फॉर्मूला है ना, वो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन सी तीन हो तो 1 माइनस ये। कई बार ऐसा भी हो सकता है, इफ ए बी सी या डी कितने भी इंडिपेंडेंट है, चारों इंडिपेंडेंट है, तो इनके नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे, मैंने लिखवाया था। इनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे अगर ये इंडिपेंडेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, कम से कम एक इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस कि कोई भी नहीं होगा, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है अगर ये चार ही क्या हो, मैम नीचे independent। नीचे नहीं दिख रहा। मैं कर देती हूँ। करो ये क्वेश्चन। हाँ जी, देखो, एक आपने डाइस फेंकी कितनी बार, 3 बार, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ऑड नंबर आने की पहले प्रोबेबिलिटी बोलो। डाइस पे ऑड नंबर कौन कौन होता है, 1 3 5। तो ऊपर फेवरेबल केसेस के कितने हो गए, 3, नीचे 6, 1/2 हो गया ना ऑड नंबर आने की।
उसने क्या था कि ऑड नंबर एटलीस्ट वंस आए। आपने कितनी बार फेंका? 3 बार। 3 बार फेंका आपने, तो आप क्या करोगे? उसने कहा कि कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार आने का मतलब क्या है कि आप 1 माइनस वो वाला केस घटा दो कि वो ना तो पहली बार आया फर्स्ट टाइम, नो ऑड नंबर, फिर अगला सेकेंड टाइम, अगला थर्ड टाइम, तभी एटलीस्ट वंस निकालेंगे ना। एटलीस्ट वंस में क्या हुआ कि एक बार आ रहा है, 2 बार या 3 बार। उसी को हम कैसे लिखते हैं कि 1 माइनस कभी भी नहीं आया। ठीक है, तो 1 माइनस पहले पे भी नहीं आया। अगर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो ना आने की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? बोलो। नो ऑड नंबर अगर वो भी हाफ ही होगी। 1 में से घटा देंगे हाफ, तो इसके भी हाफ, इसके भी हाफ, इसके भी हाफ, 1/8, 1 माइनस 1/8, 7/8 आ गया आंसर। 7/8 आ गया। देखो क्लियर। अब आप ये देखो कि हमने ये फॉर्मूला लगाया क्यों। जब आपने पहली बार डाइस फेंकी, पहली बार फेंक दी, ठीक है, और जब दूसरी बार फेंकी, क्या ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं? क्या जब हमने दूसरी बार फेंकी वो पहले वाले पे कुछ डिपेंड करती है कि हाँ पहली बार क्या आया था? बोलो हाँ जी। कैसे? मैम तभी तो हमारे पास 36 केस बनते हैं। नहीं करती वो मैम। नहीं, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या है जतिंदर। डाइस इज रोल्ड थ्राइस, 3 बार फेंकी अलग अलग, 1 2 3। मैम चाहे 3 डाइस इकट्ठी फेंक लो, चाहे 3 डाइस अलग अलग करके फेंक लो, फिर भी नहीं, सैंपल स्पेस हमारे पास सेम ही बनती है। नहीं बनेगी सैंपल स्पेस, नहीं सैंपल स्पेस तो बन जाएगा, पर आप यहाँ क्वेश्चन भी तो पढ़ो ना क्या है कि पहली बार ऑड, दूसरी बार ऑड, तीसरी बार ऑड, पर ये आपस में इंटररिलेटेड तो है नहीं। मान लो पहली बार 1 आ गया, तो 1 आना दूसरे को क्या इफेक्ट करेगा? बोलो। मैम इसे हम ये भी कह सकते हैं भी एटलीस्ट 1 ऑड आया, मतलब कि हो सकता है पहली थ्रो में ऑड आ गया, हो सकता है पहले और दूसरे में आ जाए, हो सकता है सिर्फ दूसरे में आ जाए। हाँ वही तो कह रही हूँ ना। पर आप, मैं आपको भी क्या कह रही हूँ जितेंद्र कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये वाला। ये तभी लगा सकते थे अगर वो इंडिपेंडेंट हो सारे, कि नहीं? अब ठीक है। इंडिपेंडेंट वाला क्यों लगाया? क्योंकि जो पहली बार आएगा, जस्ट वो जो भी पहली बार आएगा, वो दूसरे वाले को कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर ठीक मैं है। कहती अगर मैं कहती कि मैंने 3 बार इसको डाइस को रोल किया और सम कितना है 12 आए, सम कितना है 12, अब तो डिपेंड करेगा ना कि पहली बार नंबर कितना आया था, हाँ जी। दूसरी बार कितना है, तीसरी बार, तो वो डिपेंड हो गए, फिर नहीं हम ये फॉर्मूला लगा सकते। पर हम जब पहली बार डाइस फेंक रहे हैं, दूसरी तीसरी बार, तो वो आपस में एक दूसरे को तो इफेक्ट कर नहीं रही ना। तुम बताओ अगर पहली बार 6 में से कोई केसेस आए, क्या उससे फिर दूसरे वाले का कोई लेना देना है यहाँ पे? मैम मेरे ख्याल से तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे नहीं फिर। नंबर ऑफ केसेस से तो हमने कुछ लेना ही नहीं है। जब हमने पहली बार फेंकी तब भी ऑड आने की हाफ ही प्रोबेबिलिटी थी, तब भी हाँ जी। 135 आ सकता था। जब दूसरी बार फेंकी तो भी 135 ही आ सकता था। जब हाँ अगली जी। बार फेंकी तो भी 135। तो ठीक केसेस है। में तो कोई बढ़ावा नहीं हुआ। ठीक है मैम। देखो बाकियों को ये चीज समझ आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो अभी पीछे 3 रेड 4 ब्लैक 2 ग्रीन बॉल्स वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, अभी जस्ट बैक, मैम उसका सिर्फ आंसर बता दो, मेरा वो थोड़ा मिस हो गया था, मैं बाद में सॉल्व करके देखूंगी। लास्ट वाला आंसर बता दो, उसका क्या था? 13 ओनली 1313। 13/18। म्यूट हो जाओ, जतिंदर म्यूट हो जाओ, आपका ना अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाओ। 13/18 था आंसर। ओके मैम, ओके। म्यूट करके रखो अपने आप को प्लीज।
तो आप ना एक चीज अगर नोट करो अच्छे से, तो ए यूनियन बी के दो फॉर्मूलाज हैं। ये तब अगर डिपेंड कर रहे हैं, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो 1 - पी नॉट बी नॉट, ये तब है अगर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किस केस में कौन सा लगेगा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी। हम साथ में बोल दो, मेरी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद। स्टेटमेंट 1 मिनट। हाँ जी, a problem in mathematics is given to the 3 students whose chances, लगा लो, probability of solving is half, 1/3, 1/4. What is the probability first problem has been solved or at least one of them solved? मैम एटलीस्ट वन ऑफ देम में सॉल्व उसका आ जाएगा 3/4। कर लो। देखो इसमें क्या है, 3 अलग अलग पर्सन्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया। पहले तो ये बताओ, क्या किसी का क्वेश्चन सॉल्व करना एक दूसरे पे डिपेंड करता है? मैंने आप में से 3 नहीं लोगों मैम। को कोई क्वेश्चन दिया, आप इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करोगे ना। सो क्लियरली दीज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इसने कहा कि कम से कम तो एक ने सॉल्व कर दिया, मतलब यही हुआ। मैंने अभी बताया कि एटलीस्ट वंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस किसी ने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो 1 माइनस, हाँ जी, अगर इसकी हाफ है तो इसकी ना करने की हाफ, हाँ 1/3 तो 2/3, 3/4 यहाँ 3/4 ना करने की लिखी है मैंने, तो ये 3/4 आंसर आ गया। अब अगला देखो, प्रॉब्लम इज सॉल्व। उसने कहा 3 बच्चों को प्रॉब्लम दी, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि या तो एक बच्चे ने, 1 स्टूडेंट ने सॉल्व कर दी, वही या एटलीस्ट तो वन वाला केस ही आ जाएगा ना। हाँ, या तो एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर दी, या 2 स्टूडेंट ने सॉल्व कर दी, या 3 स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दी, तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व मानेंगे। या तो एक बच्चे ने कर दी, या 2 ने, या 3 ने। ये वही केस नहीं हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व। कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक ने सॉल्व कर दी, ये सारे वही केसेस में आ गए, तो सेम आंसर आ जाएगा, 1 माइनस किसी ने सॉल्व किया, दैट इज 3/4 आंसर। देखो जी, मैम एक बार आप क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस बताना कैसे एक पर कैसे। इसमें तो सीधा ही बोल रहा है कि कम से कम एक ने सॉल्व कर दी, इसमें क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप बताओ शायजा, अगर मैं 3 बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं और वो मुझे आगे से रिप्लाई करे कि क्वेश्चन हो गया,
तो यही हो सकता है ना, या तो एक ने कर लिया हो, या दो बच्चों ने, या तीन बच्चों ने। हाँ जी मैम। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व ही हो गया ना ये ये वाला तो प्रोजेक्ट। तो मैम वो प्रॉब्लम में सॉल्व हो तो उसमें ऐसे नहीं लगेगा कि तीनों ने किया होगा, या उसमें भी ऐसे लेंगे भी कोई एक भी कर सकता है? देखो मैंने तो तीन बच्चों को क्वेश्चन दिया, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कब मानी जाएगी बोलो? अगर एक ने भी कर दिया तो भी तो मैं यही कहूंगी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी मैम। तो वो भी तो आएगा। ठीक है। बात तो ये हुई नहीं कि तीनों ने ही कर दिया, यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि तीनों ने कर दिया। चेक कर। सेम ही आएगा मैम दोनों का, क्या? मतलब सेम ही आएगा आंसर? हाँ जी सेम ही आएगा बच्चे। बायस थ्योरम क्या है? देखो इसके क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चन है इसके, तो पहले पता होने चाहिए कि करना कैसे है। कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो इवेंट है E1 E2 जो कि आपस में बिल्कुल ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप देख भी लो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर एक ऐसा इवेंट ए आ गया, ए, जिसका कुछ हिस्सा ई में है और कुछ हिस्सा E2 में है। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ई, और ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन E2। आपको हर क्वेश्चन में ट्राई भी ऐसे करना है कि आपको दो इवेंट मिल जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ऐसा इवेंट मिल जाए जो कुछ E1 के साथ रखता हो, कुछ E2 के साथ रखता हो, तब आपसे 22 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब जैसे आप ए देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर आपको ए निकालना है सारा तो कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ये वाला क्वेश्चन, प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2 नहीं लिखोगे, ये लिखोगे ये वाला। मैंने यहाँ पे ये दोनों ही लिखे, क्यों? क्योंकि जो ये दो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, माइनस नहीं करते होते इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, हमें पता है ए इंटरसेक्शन ई का फॉर्मूला हमें पता है, ए ओवर E1 बोलना, Probability of A intersection E1 divided by probability of E1. A by E1 into probability of E1 ना। यहाँ से ए ओवर E1 की वैल्यू रख दो। ये आ गया, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए जितने प्रीवियस थे कि हमने ए बाय E1 ही निकाला, E1 इवेंट हो चुका है, ए निकालो। अब ना क्वेश्चन उल्टा आएगा 22 में क्या आएगा, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर ए निकालनी है। इवेंट E1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पता है कि ए हो चुका है, तो क्या आएगा बोलो, यहाँ से दोनों के इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन E1 यहाँ पे भी देखो, ये ए इंटरसेक्शन E1 की वैल्यू क्या होगी वहां से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये सारा। तो ये आपके हो गए 22 करोड़। जितने इवेंट्स आते जाएंगे, जितने E1 E2 E3 आते जाएंगे, उतना ये एक्सटेंड होता जाएगा। अगर मान लो E1 E2 E3 है, फिर फॉर्मूला क्या होगा, ए ओवर E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, या E3 ऐड हो जाएगा अगर 3 है। तो दिस इज अवर बायस थ्योरम।
देखो जी, अगर कुछ पूछना है नहीं तो क्वेश्चन करो। हाँ जी करो। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अगर आपने बायस अभी पढ़ी है ना, तो आपको पहले वही पता होना चाहिए कि कौन से E1 E2 इवेंट है और कौन सा इवेंट दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, देखो आपसे फाइंड आउट हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, एक पर्सन ने एक कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब ली है, उसको कंप्लीट करना है। द प्रोबेबिलिटी 0.065 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक स्ट्राइक हो जाए और ना स्ट्राइक हो, नो स्ट्राइक। ये बताओ, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आगे देखो, 0.80 कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक पे जॉब कंप्लीट हो गई और कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो किन किन चीजों की बात हो रही है कि अगर स्ट्राइक हो जाए तो क्या होगा, अगर स्ट्राइक ना हो तो क्या होगा। तो स्ट्राइक का होना ना होना ये आपस में बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो गए। E1 E2 यही हो गया ना फिर, है ना। अब ऐसा कौन सा इवेंट है जो स्ट्राइक होने या ना होने पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द जॉब कंप्लीशन। जॉब कंप्लीशन, तो E1 क्या हो गया, स्ट्राइक। E2 क्या हो गया, नो स्ट्राइक। ए क्या हो गया, जॉब कंप्लीट। जॉब कंप्लीशन पूछा क्या है, determine the probability that construction job completed on time।
तो यही नहीं पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जॉब कंप्लीशन की बात कर रहा है। ए का अकेला फॉर्मूला आपको कराया था मैंने, क्या? ए ओवर E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए ओवर E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। हाँ जी, E1 क्या है यहाँ पे? स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होने के चांसेस क्या हैं? देखो, द प्रोबेबिलिटी 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.65। तो ना होने की कितनी होगी अपने आप? 0.35 होगी। जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम के हमने निकालना है। अब आगे बढ़ो, ए ओवर E1। ए ओवर E1 का मतलब क्या हुआ? जॉब टाइम पे कंप्लीट हो जाए इफ देयर इज अ स्ट्राइक। E1 का मतलब यही है ना, स्ट्राइक। आप देखो, दी हुई है प्रोबेबिलिटी, इफ देयर इज अ स्ट्राइक तो जॉब कंप्लीट हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 0.65। हाँ जी, जॉब कंप्लीशन। और पता है E2 क्या है? कि नो स्ट्राइक। ये नहीं पढ़ा, ये देखो, जॉब कंप्लीट हो गई इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो 0.80 इंटू नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी 0.35। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, आया समझ में क्वेश्चन? कैसे E1 E2 और ये इवेंट पता करते हैं, देखो। हाँ जी, कर लिया भाई, कर दो इरेज। हाँ जी मैम। कुछ पूछना तो नहीं? नहीं मैम। मैम हाँ जी, मैम जो प्रोबेबिलिटी वाला ये टॉपिक अभी चल रहा है, तो इसमें ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की वो इस टाइप के आने की है या फिर कुछ कह नहीं सकते जो अभी आपने करवाया पीछे? कुछ कह नहीं सकते एक्चुअली ना, इसके बाद भी कुछ ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, आ जाए तो कई बार पेपर इसी में से ही आ जाता है, और कई बार ग्रेजुएशन के जो टॉपिक है वहां से भी आता है। पर यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ना। मैथ्स वालों क्या को तो मैम? काफी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। मैथ्स वालों को तो 5-6 आएंगे। ठीक है मैम। मैम आज क्लास कितने बजे तक होगी? बस ये एक मिनट म्यूट हो जाओ, क्योंकि इसके बाद ना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो फिर हम कल करने में ही फायदा है, कोई लिंक नहीं बनेगा नया जो ग्रेजुएशन वाला हमने स्टार्ट करना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो, कहते एक बोर्ड फैक्ट्री है, वहां पे मशीन ABC जो है वो कितने बोल्ट बनाती है? 25%, 35 और 40%। ठीक है, अब आप ये बताओ कि मशीन्स का जो अलग अलग मशीन बना रही हैं,
क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं? जो 3 मशीनें काम कर रही हैं, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं? तीनों ही मैम। बोर्ड बनाने वाली हैं, बोलो। नहीं मैम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं E1 E2 E3 नहीं लिख सकती, क्योंकि 3 जो मशीनें हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ठीक है। तो ये मुझे पता लग गया कि ये मेरे E1 बनेंगे। 25% का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.25। वैसे भी एक अगर आप इंट्यूशन देखो, तीनों को जोड़ के 1 बन गया है। अगर ये डिसजॉइंट है और पूरा सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो वैसे प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी ऐड करके 1? वो बन भी रही है, ठीक है। आउट ऑफ देयर, अब देखो जो पहली मशीन ने बनाया उसमें से 5 डिफेक्टिव निकल गए, 5%, 5 डिफेक्टिव निकल गए, फिर 4, फिर 2, ठीक है। अब आगे इसमें क्या कहा? बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब मुझे पता है कि इट इज डिफेक्टिव, मुझे पहले ही पता है इट इज डिफेक्टिव। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की? वो मशीन बी से आई हो। मशीन बी ये वाली है ना। प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है कि मुझे पता है वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पता है। आई कहां से? वो बी मशीन दैट इज E2 से आई है। तो अभी इसका कराया था डिफेक्टिव को आप क्या मान लो? ए इवेंट मान लो, डिफेक्टिव पीस। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओवर ए निकालना है। क्या फॉर्मूला लिखवाया था बायस के अकॉर्डिंग? ए ओवर E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ए ओवर E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है। हाँ जी, अब इसका मतलब समझो, हमें पता है कि वो डिफेक्टिव है और वो कौन सी मशीन से आ रहा है? बी मशीन से। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो 4% ही थी। मुझे पता है कि वो डिफेक्टिव है और कौन सी मशीन से आ रहा है? बी मशीन से। तो हमें ऑलरेडी पता था कि ए ओवर E1 कितना है? पहली मशीन से आया और वो डिफेक्टिव था 5%। तो 0.04 ये हो गया 0.02, क्योंकि 2% है। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। ए ओवर E2 कितना है? डिफेक्टिव है और वो बी मशीन से आया। 0.04 E2 की कितनी है प्रोबेबिलिटी? 0.35 अपॉन, आंसर 7/74 आएगा। एक मिनट चेक करिए। कितना आ गया बोलो? थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। आंसर इसका आएगा 28/16। हाँ जी मैम, इतना ही आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके से आप 22 के क्वेश्चन करोगे। एक मैंने आपको वो करा दिया जिसमें अकेला नीचे वाला फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और एक हमने ये वाला कर लिया 22 का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, वो हम कल करेंगे, रैंडम वेरिएबल वाला। ये सारी +1 +2 की प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी है। हाँ, कर दें लीव मैम मैम? प्रीवियस कल करवाओगे प्रीवियस ईयर? फिर वो इकट्ठा ही कराऊंगी एट द एंड सारा ही। ठीक है ठीक है। मैम कल क्लास लगेगी? कल क्या है? संडे? हाँ जी। संडे क्लास लगानी है, बताओ। लगा लो मैम मैम। एक्चुअली में ना मेडिकल केमिस्ट्री की क्लास है। अगर मैम ने टाइम का कुछ अनाउंसमेंट कर दी तो आपको टाइम बता देंगे भी इस टाइम है। मैम हाँ, वो मुझे ना बता। आप मॉर्निंग में ले लो, वो इवनिंग क्लास है मैम ने केमिस्ट्री। पक्का बोला था इवनिंग में ही लगेगी? जी मैम ने कहा था इवनिंग में क्लास आएगी ठीक संडे है, को। फिर मैम आप मॉर्निंग में ले लो। मॉर्निंग में थोड़ा इवनिंग में मैम। पॉसिबल नहीं है। हाँ जी मैम।
देखो अगर तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी, ठीक है, कि क्लास लगेगी कि नहीं, मुझे भी ठीक कल थोड़ा कोई काम है, ठीक तो है मैं मैम। बता दूंगी। मैं पहले खुद क्रॉस वेरीफाई कर लूं कि मतलब है मुझे कल जाना है कहीं के नहीं। ठीक अगर है नहीं जाना हुआ तो डेफिनेटली क्लास होगी, फिर मॉर्निंग नहीं होगी पर होगी फिर दोपहर को ही। कोई बात नहीं मैम, आफ्टरनून ले लेना। हाँ ठीक है, ओके। मेरे कुछ प्रॉब्लम्स आप एक बार देख लो। हाँ शैलजा बोलो। सेव कर दें? हाँ जी कर दो कर दो। मैम आपके पास वो परमुटेशन वाली असाइनमेंट है? एक मिनट एक्चुअली ना, कोई नहीं, बोलो तुम बोलो, स्क्रीनशॉट भेज दो। मैम मुझे ना बस 3-4 तरह के क्वेश्चन करवा दो, फिर मेरे हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट भेज दो, बताओ। In all permutation of letter of the word inter are arranged in dictionary then 50th word। ये कल कराया है क्वेश्चन 18th, क्या कहते हैं शैलजा, कल क्लास में ही कराया है इसके साथ का क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि वर्ड कौन सा होगा। हाँ ये कल क्लास में कराया है मैंने। मैम आपने कल वो मास्टर वाला कराया था, उसमें सबने स्ट्रीट निकाला था। हाँ वैसे ही ये निकालना है, ए से स्टार्ट करके सारे नंबर गिनने पड़ेंगे। इसमें कौन सा वर्ड है ये, इंटर से, ये देखो ना, ये देखो, जब आप इंटर से देखोगे तो पहले ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड सारे गिन लो, 4 फैक्टोरियल। ई के बाद ई, एफ जी एच आई, फिर आई से स्टार्ट होने वाले वो भी 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 के बाद में 24, ये भी 24, 48 तो यही तक ही आ गए। ई आई के बाद किसकी बारी लगेगी, एन की लगेगी ना। क्योंकि मैम एन, एन के बाद खुद सोचो कि कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी में। ई नहीं एन, आएगा पहले, हाँ पहले जी मैम। ई नहीं आएगा। तो जब आप ई लिखोगे उसके बाद क्यों कौन सा आएगा, ई एन के ई बाद आई, कौन सा आता है, आई मैम। आई, आई के बाद फिर टी, आर टी, आर ई। अगला कौन सा आएगा, आई टी आर। तो ये 50th वर्ड नहीं हो गया। मैम ये कैसे, मतलब 48 के बाद हमने 2 सिलेक्ट कर लिए थे, एक तो आर टी आएगा, एक टी आर आएगा। सिलेक्ट नहीं किया मैंने, बस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिए। 48 तो ऊपर ही बन गए ना शैलजा, तो 50th तो सब तो लास्ट वाला ही बनेगा। ठीक है मैम। तो ये देखो, यही तो है, सी ऑप्शन ठीक तो है। हाँ जी मैम, मेरे को तो ये कंसेप्ट ही नहीं समझ आया था। अब ठीक है मैम। हाँ, मैम एक 19 भी देखना एक बार। द सम ऑफ नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल डिजिट्स इज, द सम ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड बाय, सम लिखा है इसमें। हाँ जी मैम। ये मुझे देखना पड़ेगा। सम वाला है एक, और कौन सा रह गया। एक मैंने और भेजे थे, एक वो है ना 26 क्वेश्चन। The number of ways of arranging 8 men and 4 women around a circular table such that no 2 women sit together. Okay.
8 men 4 women. हाँ शैलजा, हेलो हेलो शैलजा, हाँ जी मैम। 1 मिनट। 8 men 4 women है ना? हाँ जी 8 men 4 women है। पहले आप मैन बिठा लो, 7 फैक्टोरियल वे में बिठाओगे ना बंदों को, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने बिठा दिए। उसने कहा कोई भी वुमेन इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो वुमेन के लिए प्लेस क्या बची? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी वुमेन बिठानी है बोलो? 4। 4। तो पहली जो आपकी पहली वुमेन है वो आप कहीं पे भी बिठा सकते हो ना, तो पहली हाँ वुमेन की कितनी चॉइसेस हैं? मैम फिर 8। हाँ जी अगली के लिए 7, फिर 6, फिर 5, 7 फैक्टोरियल। या आप ये कह सकते हो कि इसमें से आप कोई भी 4 प्लेसेस चूज कर लो। 8 C4। P4 आएगा मैम। 8 P4। ठीक है मैम। हाँ 8 P4। मैम एक लास्ट 27 भी देख लीजिए प्लीज। ट्वेंटी 27 मैम। 27 तो आपने आधा भेजा है। मैम मैं आपको स्टेटमेंट बोलूं? हाँ जी। हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 200 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 3 4 7 8? 1 3 1 4 4 मैम। मैम 1 3 4 7 8। 1 3 4 7 8 each digit occurring once in the number. मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड। मैम रेपिटेशन नोट अलाउड। एक बार यहाँ चाहिए नंबर 100 और 200 के बीच में। देखो जो 100 और 200 के बीच में नंबर होंगे वो यही होंगे ना, 101 से लेके 199 तक, है ना? तो यहाँ 1 तो फिक्स ही हो गया, यहाँ 1 फिक्स कर लो। हाँ जी मैम। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5। हाँ जी 5 में से कोई भी नंबर रख लो यहाँ पे। अगले अगला भी आप कोई भी रख सकते हो। मैम 25 इसका नंबर। इसका आंसर 12 आ रहा है। मैम अगर रेपिटेशन नोट अलाउड है तो फिर वहां पे 4 नहीं हो जाएगा? नहीं, आप ये देखो रेपिटेशन अलाउड कितनी है। अगर यहाँ पे मैंने 1 रख लिया, यहाँ पे मैंने 1 रख लिया, यहाँ 1, तो ये उसके बीच में ही आ रहा है ना। अच्छा आपने हाँ, क्या कहा था शायद? नंबर फिक्स हो जाए। रेपिटेशन नॉट अलाउड मैम। नहीं नहीं, आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी? ईच डिजिट अकरिंग वंस इन द नंबर। ईच डिजिट 1 अपने into वन 4 के into नंबर। 3 आएगा। ठीक है ठीक है। अगर एक बार ही आएगा तो यहाँ पे एक आ चुका है, तो अब आप एक नहीं रख सकते, आप चारों में से कोई रख लो। जब आपने ओके कोई एक रख लिया फिर आपके पास 3 चॉइसेस बच गई, तो 12 आंसर आएगा। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है। मैम एक आप उसका सोल्यूशन भेज दीजिए प्लीज अगर आपके पास है हाँ तो। संवारा कर देते हैं। ओके थैंक यू मैम। ठीक। कर दो, क्लास लीव कर दो।